Hi guys, I hope you all are doing good and this is CA श्यामा खंडेलवाल और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 4th ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके पहले जो है तीनों यूनिट आ चुके हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए और उसकी लिंक मैं जो है आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे देती हूँ। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना यूनिट नंबर 4th एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस यूनिट का नाम है क्या? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या? अगर आप लोगों ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको 5 लाख में जो है अपनी कार बेचूंगी, तो बस कॉन्ट्रैक्ट करने से तो कुछ हो नहीं जाएगा ना, मतलब इसको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। मतलब मुझे आपको अपनी कार देनी पड़ेगी, आपको मुझे 5 लाख देने पड़ेंगे। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी रूल्स है वो हम इस यूनिट में करने वाले हैं। बेसिकली जो है इस यूनिट को जो है ना हम 11 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 11 पार्ट्स सुन के डरना नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स है और बहुत इजी यूनिट है ये। एकदम जो नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं बस वही है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। आउट ऑफ 11 पॉइंट्स द फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो भी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी, उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं? तो उनकी ऑब्लिगेशन है दो, या तो वो परफॉर्मेंस कर दे या तो वो ऑफर टू परफॉर्मेंस करें। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे? एक एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एग्जाम्पल था कि मैं 5 लाख में जो है आपको अपनी कार बेचने वाली हूँ, तो या तो मैं 5 लाख आपसे लेके अपनी कार आपको दे दूँ तो ये माना जाएगा कि मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस कर ली, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज का पहला पॉइंट, या तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस कर दो, या फिर सेकेंड पॉइंट मैं आपके पास ऑफर लेके आ रही हूँ, मतलब हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि मैं 5 लाख में आपको कार दूंगी, तो मैं अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल करने के लिए रेडी हूँ। मैं अपनी डिलीवरी देने के लिए जो है आपको रेडी हूँ, मैं अपनी कार की डिलीवरी देने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? ऑफर टू परफॉर्म। तो या तो आप परफॉर्मेंस करो या तो आप ऑफर टू परफॉर्म करो। ठीक है, पार्टी का ऑब्लिगेशन क्या है? या तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करो या तो फिर आप ऑफर टू परफॉर्म करो। ओके, फिर ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट है इज रिलेटेड टू बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है दैट इज बाय हुम द कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड। मतलब कि जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है उसका परफॉर्मेंस कौन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझने के पहले कि परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का कौन कौन कर सकता है, सबसे पहले ना हम एक चीज़ देखते हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं ना जहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए एक इंसान की स्किल एंड जजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्किल एंड जजमेंट का जो है एज सच कोई रोल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं पेंटर हूँ, ठीक है, और मैं बहुत अच्छी पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ और आप मेरे पास ना एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आए कि आप मेरे को मेरी पोर्ट्रेट बना दो। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं मेरी स्किल बहुत अच्छी थी इसलिए आप लोग मेरे पास आए पेंटिंग बनवाने के लिए। यहाँ पे मेरी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। ठीक है, एक टाइप ऑफ जो है परफॉर्मेंस ये हो गई कि जहाँ पे एक इंसान की स्किल इन्वॉल्व है, एग्जाम्पल पेंटिंग। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है फॉर एग्जाम्पल कि मेरी प्रोविजन स्टोर है और मेरे यहाँ ना कुछ वर्कर भी काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे पास जो है 1 kg शुगर खरीदने के लिए आए, तो 1 किलो शुगर बेचने के लिए तो मेरी स्किल एंड जजमेंट की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब 1 किलो शुगर मैं भी वही तरीके से जो है आपको नाप के दूंगी और मेरा जो वर्कर है वो भी वही तरीके से आपको नाप के देगा। तो यहाँ पे स्किल एंड जजमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। दो टाइप की परफॉर्मेंस हो सकती है, एक परफॉर्मेंस जहाँ स्किल एंड जजमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो और एक परफॉर्मेंस जहाँ पे स्किल एंड जजमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये देखने वाले हैं कि बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड। ठीक है, कौन कौन जो है ऐसे व्यक्ति है जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन प्रोमिसर हिमसेल्फ। ठीक है, प्रोमिसर खुद जाए और जाके जो है जो भी उसने प्रॉमिस किया कि मैं ये परफॉर्मेंस दूंगा तो वो परफॉर्मेंस जाके दे दे। ठीक है, जैसे कोई मेरे पास आया है पेंटिंग बनवाने, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है कि मैं उसको उसकी पेंटिंग बना के दे दूँ। ठीक है, अब सेकेंड केस क्या है, अगर प्रॉमिसर नहीं कर रहा है तो कौन करेगा? सेकेंड है एजेंट। ठीक है, मैं चाहूँ तो वो अपना जो काम है जिसमें मेरी स्किल एंड जजमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो मैं अपने एजेंट से करवा सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, मुझे आपको अपनी कार की डिलीवरी देनी है तो या तो मैं खुद जाऊँ प्रॉमिसर हिमसेल्फ, और या फिर मैं अपने एजेंट को भी भेज सकती हूँ इस केस में। क्यों एजेंट को भेज सकती हूँ? क्योंकि इस वाले केस में ना मेरी स्किल एंड जजमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है एज सच। ओके, फर्स्ट प्रॉमिसर, सेकेंड एजेंट, थर्ड जो है परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जैसे कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ना अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है। क्या होता है ना, उस पर्सन को ना किसी और पर्सन को जो है 2 करोड़ रुपीज देने हैं, ठीक है। वो पहले कभी लेके रखा होगा और उसको 2 करोड़ रुपीज उसको देने हैं। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है ना, उस पर्टिकुलर पर्सन की हो जाती है डेथ, ठीक है। तो अब ये जो 2 करोड़ रुपए जो वो सामने वाले पर्सन को देने का जो ऑब्लिगेशन है ना, वो किसके ऊपर आ जाता है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, मतलब कि क्या, उसके बेटे के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अब बेटे को ना आप बोलोगे कि भाई बाप का जो भी पैसा उधारी लिया हुआ है वो बेटा क्यों चुकाए, तो बेटे को जो है वो चुकाना पड़ेगा, लेकिन किस लेवल तक चुकाना पड़ेगा, जितना तक का प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट किया अपने फादर से। मतलब अगर उसने फादर से अपने 1 करोड़ तक की वैल्यू की प्रॉपर्टी इनहेरिट की है तो उसको जो है सिर्फ 1 करोड़ तक का लोन चुकाना है, उससे ज्यादा उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से चुकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो थर्ड केस जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो है फोर्थ केस जो है थर्ड पर्सन, कि कोई भी थर्ड पर्सन जो है टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो फोर्थ केस जो है कौन सा है, थर्ड पर्सन जो है क्या करेगा, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना 3 लोग है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, ए बी, नहीं सॉरी 2 लोग है कॉन्ट्रैक्ट में, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सी जो है ना थर्ड पर्सन टू द कॉन्ट्रैक्ट है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं हूँ ए और आप है बी, तो मुझे ना आपको देना है 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, मैं उस पैसे को दे नहीं पा रही हूँ और ये बात पता चल जाती है सी को, तो सी क्या करता है, मेरे बिहाफ में जाके आपको जो है 1 लाख का पूरा का पूरा तो नहीं दे रहा है अभी एग्जाम्पल, लेकिन वो आपको 60,000 रुपीज दे रहा है, ठीक है। तो वो 60,000 आपको दे रहा है ना, तो वो मान लिया जाएगा कि जो थर्ड पर्सन है वो कर रहा है परफॉर्मेंस यहाँ पे। तो अब जो 60,000 रुपीज है आप वो फिर से मेरे से नहीं मांग सकते, लेकिन जो रिमेनिंग 40,000 है वो आप मेरे से मांग सकते हैं, ठीक है। आप पूरा का पूरा 1 लाख मुझसे आप नहीं मांग सकते, आप अब सिर्फ 40,000 रुपए में से मांग सकते हैं, जो कि आपको जो है ये थर्ड पर्सन ने 40,000 रुपए तक नहीं दिया था, तो उतना आप मेरे से मांग सकते हैं, ठीक है। सो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अभी तक हमने किसका देखा है कि प्रोमिसर खुद से परफॉर्मेंस कर रहा है, या फिर प्रोमिसर का एजेंट परफॉर्मेंस कर रहा है, या फिर थर्ड हमने देखा था प्रोमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कुछ कुछ केसेस में उसको भी परफॉर्मेंस करना पड़ता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव उतना ही परफॉर्म करेगा जितना उसने प्रॉपर्टी इनहेरिट की अपने फादर से। फिर उसके बाद जो है फोर्थ वाला जो है कौन परफॉर्मेंस करेगा, थर्ड पर्सन। एंड फिफ्थ केस इज जॉइंट प्रोमिसर, ठीक है। सो जॉइंट प्रोमिसर क्या होता है ना, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 2 लोगों ने मिलकर जो है प्रॉमिस किया है कि हम आपके लिए ये पर्टिकुलर जो है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे, तो वो दोनों में से जो है कोई भी एक व्यक्ति चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है, ठीक है। सो ये हो गया 5 लोग आपका परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इसका एक मेमोरी टेक्निक है बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही इजी, ठीक है। अभी रिसेंटली ना जो फेमस हो रहा है वो केस जल पीने वाला, याद है, वो अमृता राव जो एक्ट्रेस है वो जल के लिए अपने फेमस है, वो सबको जल पिलाती रहती है। और रोनाल्डो का भी जो है उसने जो है जल से रिलेटेड वो भी अभी फेमस हुआ है। सो यहाँ पे हम एक मेमोरी टेक्निक बनाए हैं जल P2, ठीक है, जिसमें से J स्टैंड्स फॉर जॉइंट प्रोमिसर, A स्टैंड्स फॉर एजेंट, L स्टैंड्स फॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, P स्टैंड्स फॉर प्रोमिसर हिमसेल्फ एंड T स्टैंड्स फॉर, T वाला है थर्ड पर्सन, ठीक है। सो जल P2 ये इसका मेमोरी टेक्निक। और इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट, ठीक है। बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये, सक्सेशन और असाइनमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो सक्सेशन के केस में ना क्या होता है कि पूरा का पूरा जो वो है जैसे कोई भी पर्टिकुलर चीज है उसका पूरा जो भी एसेट है एंड लाइबिलिटी है वो दोनों ट्रांसफर हो जाता है, मतलब बेनिफिट भी आपको ट्रांसफर हो जाएगा और जो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड लाइबिलिटी है वो भी सामने वाले को ट्रांसफर हो जाती है, दैट इज सक्सेशन। जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर कोई इनहेरिट करता है, जैसे फादर की प्रॉपर्टी को अगर सन इनहेरिट करता है तो उसको जो है ना जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है वो भी मिलेंगे, लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई जो वो अगर प्रॉपर्टी मान लीजिए कहीं पे गिरवी रखी हुई है तो वहां पे भी जो लाइबिलिटी है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो भी सन को मिल जाती है, दैट इज सक्सेशन। लेकिन असाइनमेंट के केस में क्या होता है, असाइनमेंट के केस में ना सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को जो है बेनिफिट्स मिलते हैं, उसको लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलती, जबकि सक्सेशन में बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लाइबिलिटी भी मिलती है। ओके, सो ये हो गया डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट। इसके बाद हम देखने वाले हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए
कि हम दोनों को आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और वो कॉन्ट्रैक्ट का जो है ना मतलब मैं तो आपको ऑफर कर रही हूँ कि मैं अपना परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप लोग जो है क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि अब हमको परफॉर्मेंस आपसे नहीं चाहिए, ठीक है? मतलब मैं अपनी कार की डिलीवरी आपको देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप डिलीवरी लेने के लिए रेडी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है? तो उस केस में ये होने वाला है ना, मेरी यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? मतलब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे फ्री हो गई हूँ, और मेरे जितने भी राइट्स हैं वो राइट्स भी जो है मेरे लॉस नहीं होंगे, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी। मैंने अपनी ऑफर टू परफॉर्मेंस कर दिया ना, अब मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे जो है एक चीज़ याद रखना, मैंने ऑफर टू परफॉर्मेंस तो कर दिया है, लेकिन वो ऑफर जो मैंने किया है ना वो होना चाहिए अनकंडीशनल, मतलब इसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं करनी चाहिए मेरे को, ठीक है? दूसरा चीज़ क्या, कि यहाँ पर जो है मैं आपको ना रीजनेबल आवर में आके डिलीवरी करने के लिए रेडी हूँ। जैसे ना मैं आपको ना बोल रही हूँ रात में 2 बजे कि अभी मैं आ रही हूँ, आपको ना आप में से 1 किलो शक्कर मंगाए थे, तो मैं रात में 2 बजे आके आपको डिलीवरी करूँगी। तो ये रीजनेबल टाइम नहीं जब आप डिलीवरी करें, ठीक है? तो अगर आप ऑफर टू मतलब आप परफॉर्मेंस करने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो वो रीजनेबल आवर में होना चाहिए, ठीक है? रीजनेबल आवर में होना चाहिए, प्लस सामने वाले को इतना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आप दो कि जो भी आपने सामान डिलीवरी उसको करने वाले हो वो उसको इंस्पेक्ट कर सके। मतलब अगर मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ जैसे गोल्ड का ऑर्नामेंट्स का आपको मैं डिलीवरी कर रही हूँ, तो आपके पास इतना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि आप देख सके कि वो नकली है या असली है, तो इंस्पेक्शन के आपको रीजनेबल राइट्स मुझे देने हैं। अगर मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, मतलब मैं आपको अनकंडीशनल अगर डिलीवरी दे रही हूँ, रीजनेबल आवर में दे रही हूँ, और प्लस जो है रीजनेबल इंस्पेक्शन का टाइम भी दे रही हूँ, ठीक है? उस केस में मैं आपको ऑफर कर रही हूँ परफॉर्मेंस करने के लिए, और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये माना जाएगा भैया मेरी तरफ से मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया है, आप अपना जानो, ठीक है? मतलब मैंने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, तो आप जो है मेरे से डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। उल्टा मैं आपसे जो है डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ अगर मेरे को कुछ लॉस हुआ इस वजह से, तो ठीक है? अब हम देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी है जिसने परफॉर्मेंस करने के लिए ही मना कर दिया, ठीक है? जो इससे पहले वाले केस से रिलेटेड है। इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि मैं परफॉर्मेंस करना चाहती हूँ, बट सामने वाला मेरी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? अब एक केस क्या है, इस केस में ये हो रहा है कि मैं परफॉर्मेंस ही नहीं करना चाहती। तो अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं कर रही हूँ, तो सामने वाला क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, या फिर वो क्या करेगा, बोलेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को ना चलने देता हूँ और मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। तो वो 2 चीज़ें कर सकता है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दे, मतलब वहीं टर्मिनेट कर दे, और सेकंड चीज़ क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को चलने देगा और बोलेगा कि मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके दो, मतलब वो वेट करेगा कि परफॉर्मेंस होने का, ठीक है? अब उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो हम देखने वाले हैं, दैट इज लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। So the next point is what is the liability of joint promisor and joint promisee, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसी होते क्या है, उसके बाद ही तो उसकी लाइबिलिटी समझेंगे हम। ना जॉइंट प्रोमिसर क्या होता है ना, इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं अपन, कि मान लीजिए कि मैं ए हूँ, ठीक है? मेरे साथ एक पर्सन है बी, और एक और पर्सन है सी, ठीक है? तो हम 3 लोग हैं। तो ना हम 3 लोगों ने ना प्रॉमिस किया है किसी डी से, हम तीनों लोगों ने डी से प्रॉमिस किया है कि हम तीनों जो है मिलके तेरे को 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है? तो जो हम तीनों मिलके जो चीज प्रॉमिस कर रहे हैं ना, तो हम क्या बन जाएंगे, जॉइंट प्रॉमिसर, क्योंकि हम साथ में मिलके प्रॉमिस कर रहे हैं। ये लोग हो गए जॉइंट प्रॉमिसर। और जॉइंट प्रॉमिसी क्या होता है, मान लीजिए कि मैं ए हूँ, आप हो डी ई एफ, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि ए जो है प्रॉमिसर, वो प्रॉमिस कर रहा है डी ई एफ को कि मैं आपको जो है 1 लाख रुपीज दूंगा, ठीक है? टोटल आप तीनों को मिला के मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप तीनों क्या हो गया, जॉइंट प्रॉमिसी, क्योंकि आप तीनों को मिला के मैं 1 लाख रुपए देने वाली हूँ। यू ऑल बिकम्स जॉइंट प्रॉमिसी, ठीक है? जॉइंट प्रॉमिसर जॉइंट प्रॉमिसी क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले हैं कि इन लोगों की ना लाइबिलिटी क्या होती है, ठीक है? मतलब परफॉर्मेंस जब होता है, हमने देखा है अभी कि क्या, कि जो परफॉर्मेंस जो है कौन कौन कर सकता है, एजेंट कर सकता है, फिर उसके बाद जो है प्रॉमिसर खुद कर सकता है। उसमें एक पॉइंट हमने देखा था कि जॉइंट प्रॉमिसर भी परफॉर्मेंस कर सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम। मान लीजिए कि कोई ऐसी परफॉर्मेंस है, ठीक है? जैसे कि मैंने ना, हम तीनों ने ए बी सी ने ना मिलके ना 5 लाख रुपए का ना गुड्स ले लिया है, ठीक है? कहीं से नहीं, 5 लाख नहीं, 6 लाख समझिए सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए। 6 लाख का ना हम लोगों ने ना किसी से गुड्स ले लिया है, ठीक है? खरीद लिया है, और अब हमको ना उन लोगों को पेमेंट करना है। हम तीनों जॉइंट प्रॉमिसर है।
तो यहाँ पे पेमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम तीनों की होगी, मतलब 2 लाख मैं दूंगी, 2 लाख जो बी देगा, 2 लाख सी देगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए कि बी और सी मना कर दिया देने के लिए, तो मुझे देना ही पड़ेगा सामने वाले को पैसा। मतलब जॉइंट प्रोमिसर को जो है परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं एक बार आपको पेमेंट कर दूं और उसके बाद जो है बी और सी से मैं बाद में अपना शेयर ले लूंगी। सो जॉइंट प्रोमिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर ये लोग पे नहीं कर रहे हैं तो भी मुझे पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़े। और नॉर्मल केस में हम तीनों इक्वल जितना भी हमको पेमेंट का जो हमारा जो भी रेशियो था पेमेंट का, उस हिसाब से हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गई जॉइंट प्रोमिसर की लाइबिलिटी। एंड जो है जॉइंट प्रोमिसी के केस में क्या होगा, तो जॉइंट प्रोमिसी जो है ये लोग भी जो है तीनों लोग जो थे, जो हमारे एग्जांपल में डी ई एंड एफ, तो वो लोग भी जो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो चाहते थे उन लोग जो है प्रोमिसर, जैसे मैं इस केस में प्रोमिसर थी, तो जो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है उन लोग वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। सो जॉइंट प्रोमिसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हैं, और प्रोमिसर क्या करेगा, जो भी प्रोमिसर है वो जो भी उसको पे करना था, तो वो पहला तो ये रहेगा कि वो लोग तीनों मिलके इक्वली पे कर दे। लेकिन अगर बाकी 2 लोग पे नहीं कर रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जाके पे कर दे और जो उन लोग बाकी दोनों का शेयर है उन लोग से ले ले। सो यहाँ देख लिया हमने लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। उसके बाद जो है हम क्या देखने वाले हैं, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, टाइम एंड प्लेस ऑफ फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। सो सबसे पहले हमने क्या देखा था, यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा था कि ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज हमने देख लिया कि ऑब्लिगेशन क्या है, टू परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। फिर उसके बाद सेकंड हमने क्या देखा, कौन कौन परफॉर्मेंस कर सकता है, तो उसमें हमने देखा जल पीतू, ठीक है। परफॉर्मेंस कौन कर सकता है, जल पीतू वाला मेमोरी टेक्निक हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर मान लीजिए कोई ऑफर टू परफॉर्म कर रहा है लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि जॉइंट प्रोमिसर एंड जॉइंट प्रोमिसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अब हम क्या देखने वाले हैं कि व्हाट इज द टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। सो अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज द टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, मतलब किस जो है समय पर और किस जगह पर हमको प्रॉमिस परफॉर्म करना है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको जो है कार बेचने वाली हूँ, ठीक है। तो वो कार किस टाइम पर बेचना है, किस जो है जगह पर मेरे को डिलीवरी देनी है, उन सब से रिलेटेड बातें करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, मान लीजिए कि अपने बीच में ना कॉन्ट्रैक्ट अगर हो चुका है कि मेरे को इस टाइम पर चाहिए, इस जगह पर चाहिए डिलीवरी, तो वो तो फिर वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ना कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ना ये बोल रहा है कि ना, जैसे फर्स्ट केस एग्जांपल कि यहाँ पे टाइम भी स्पेसिफाई नहीं है कि किस टाइम पे डिलीवरी करना है, और सेकेंडली आप मुझे स्पेसिफिकली आगे बोलेंगे भी नहीं कि डिलीवरी करो, तो उस केस में हमको कब डिलीवरी करना है, उस केस में कब परफॉर्मेंस करना है, रीजनेबल टाइम में, ठीक है। जहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड भी नहीं है और स्पेशली आप मेरे को अप्लाई भी नहीं करोगे डिलीवरी करने के लिए, तो मुझे जो है रीजनेबल टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी करना पड़ेगा। फिर एक केस ये हो गया। फिर दूसरा केस ये हो गया कि भैया टाइम स्पेसिफाइड है कि मुझे 15 अगस्त के दिन डिलीवरी कर देना, लेकिन आप मुझे स्पेशली एप्लीकेशन करके फिर से नहीं बोलोगे कि मैडम, मतलब रिमाइंड फिर से नहीं करोगे कि मैडम डिलीवरी कर दो, तो उस केस में जो है 15 अगस्त के दिन ड्यूरिंग जो भी बिजनेस आवर है मैं आपको जो है आके डिलीवरी कर दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है थर्ड केस ये हो गया कि जहाँ पे जो है टाइम एंड जगह दोनों स्पेसिफाई है। तो जब दोनों स्पेसिफाई है तो जहाँ पे जिस टाइम जो टाइम स्पेसिफाई है, जो जगह स्पेसिफाई है, वहाँ पे जाके आप डिलीवरी कर दीजिए। फिर एक केस ऐसा हो गया जहाँ पे ना टाइम्स भी स्पेसिफाई नहीं है, जगह भी स्पेसिफाई नहीं है। ऊपर के केसेस में हमने देखा कि टाइम स्पेसिफाई नहीं था लेकिन जगह स्पेसिफाई था कि डिलीवरी कहाँ करना है। अब हम क्या देख रहे हैं कि टाइम भी स्पेसिफाइड नहीं है, जगह भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा, जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है मैं उसको कॉल करके पूछूंगी कि सर आप मुझे बताइए कि किस टाइम पर और किस जगह पर आके मुझे आपको डिलीवरी करनी चाहिए, ओके। और बाकी सब जो रिमेनिंग केसेस हैं वो सब जो भी है वो जो भी मैनर प्रिस्क्राइब्ड है हम दोनों की टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बाकी सब केसेस वैसे चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देख लिया टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। अब हम क्या देखने वाले हैं, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ओके। ये पूरा जो यूनिट है ना, हम इसमें परफॉर्मेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं कि किस ऑब्लिगेशन क्या है परफॉर्मेंस की, फिर परफॉर्मेंस कर कौन सकता है। फिर उसके बाद जो है हमने देखा
कि अगर एक जन ऑफर टू परफॉर्म कर रहा है लेकिन सामने वाला रेडी नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होगा। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे कि व्हाट इज द टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। इसके पहले एक और देखा था जॉइंट प्रॉमिसर एंड जॉइंट प्रॉमिसी की क्या लाइबिलिटी होती है। और उसके बाद हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ओके, सो रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको एक कार दूंगी 5 लाख में, तो उसके बदले आपने क्या प्रॉमिस किया था, आप मुझे 5 लाख रुपए देंगे। सो ये जो 5 लाख रुपए देने का जो प्रॉमिस है उसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सो उससे रिलेटेड रूल्स अभी हम देखना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड रूल सबसे पहला है प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। मतलब कि क्या मतलब, मुझे आपको 5 लाख रुपए वाली जो अपनी गाड़ी है आपको देने की जरूरत नहीं है अगर आप जो है आप विलिंग टू परफॉर्म नहीं है। मतलब अगर आप मना कर दिए मैं आपको 5 लाख नहीं देने वाला, तो फिर मेरे को भी जरूरत नहीं मैं आपको जाके जो है अपनी गाड़ी की डिलीवरी दूं। मैं आपको अपनी गाड़ी की डिलीवरी तभी दूंगी जब आप रेडी होगे मुझे 5 लाख रुपए देने के लिए। सो द सेकेंड पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। मतलब क्या कि पहले जो है जो भी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो पहले किस चीज़ को परफॉर्म करना है एंड उसके बाद किन चीज़ों को परफॉर्म करना है, उस ऑर्डर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल लिया था कि मैं आपको 5 लाख में कार दे रही हूँ और उसके बदले आप मुझे 5 लाख देंगे, तो पहले मुझे आपको कार देना है या पहले आप 5 लाख रुपीज़ देंगे, तो इसका ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा। सो इसका ऑर्डर जो है ना कैसे डिसाइड होगा, अगर हमने अपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बता के रखा है कि ये ऑर्डर रहेगा चीज़ों को करने का, तो फिर वो ऑर्डर फॉलो होगा। और अगर हमने अपने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो है ऐसा डिसाइड नहीं करके रखा है तो नेचुरली वो सब टाइप की ट्रांजेक्शन्स में जो ऑर्डर नेचुरली फॉलो होता है, बाकी मार्केट में भी जो सब ऑर्डर फॉलो होता है वो ऑर्डर फॉलो होगा। सो पहला टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एंड सेकेंड वन जो है जो भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर डिसाइड होगा, ठीक है। So the next point is liability of party preventing event on which contract is to take effect। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल 2 लोग हैं, ठीक है, एक है ए और सेकेंड है बी। सो बी क्या है ना, बी है एक प्लम्बर और ए क्या है, एक ए जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है कि तू आके जो है मेरे घर का जो भी मतलब काम है प्लम्बिंग से रिलेटेड वो देख लेना। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वो उसको ए ने बी को 1000 रुपीज़ ऑफर किया था। अब क्या हो रहा है, बी जो है ना वो आके ए को अपनी सर्विसेज जो है देने के लिए रेडी है, बट ए क्या कर रहा है, ए ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि बी अपनी सर्विसेज दे ही ना पाए। मतलब जो है ए क्या कर रहा है, बी को सर्विसेज देने से प्रिवेंट कर रहा है। सो उस केस में जो है जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। वॉइडेबल किसके ऑप्शन में, बी के ऑप्शन में। बी के ऑप्शन में क्यों, क्योंकि बी जो है यहाँ पे बी के साथ गलत हो रहा है ना, बी तो अपना सर्विसेज देने के लिए रेडी है, ए उसको प्रिवेंट कर रहा है। सो बी के एंड में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। एंड सेकेंडली जो भी उसको जो भी डैमेजेस वगैरह हुए हैं तो वो डैमेजेस जो है क्लेम कर सकता है ए से, मतलब जो भी उसको कॉम्पनसेशन लेना है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो सकता है कि उसने कहीं और कॉन्ट्रैक्ट ना लिया हो या फिर यहाँ आने के लिए जो है उसने जो भी मतलब कन्वेंस यूज़ किया हो, फॉर एग्जांपल ऑटो, तो ऑटो का उसको खर्चा लगा हो, तो वो सब चीज़ जो है वो ए से वसूल सकता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। उसके बाद जो है हमारा फोर्थ पॉइंट। ओके, सो फोर्थ पॉइंट क्या है, that is effect of default as to death promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises। मतलब क्या है, यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है आप 2 लोगों के बीच में कि पहले एक जन अपना परफॉर्मेंस करेगा, उसी के बाद ही दूसरा अपना परफॉर्मेंस करना चालू कर सकता है। मतलब उसके पहले जो है परफॉर्मेंस नहीं कर सकता सेकेंड पर्सन। जैसे एग्जांपल कि अगर आपको कोई शिप से जो है सामान अगर बाहर एक्सपोर्ट करवाना है, तो सबसे पहला जो है शिप, मतलब आपने जो है शिप को बुक करवाया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब तक कि आप शिप वाले को जाके सामान नहीं दोगे तब तक कि वो शिप से सामान ले जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड पर्सन है, मतलब जो शिप वाला जो है वो तभी अपना परफॉर्मेंस कर सकता है जब फर्स्ट पर्सन अपना सामान लाके उसको दे। तो अगर मान लीजिए कि फर्स्ट जो पर्सन है वही अपना सामान लाके शिप वाले को ना दे तो वो कैसे लेके जाएगा सामान को। तो इस केस में जो है अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दूसरे पहले डिपेंड कर रहा है
फर्स्ट पर्सन की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो उस केस में जो है अगर फर्स्ट पर्सन परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो हम ऑब्वियसली सेकेंड पर्सन को जो है परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं बोल सकते, और सेकेंड पर्सन जो है उसको जो भी लॉस हुआ होगा इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो वो लॉस जो है वो फर्स्ट पर्सन से वसूल सकता है। लॉस किस टाइप से हो सकता है, मान लीजिए कि ये जो शिप वाला है, ठीक है, तो ये जो है अगर मान लीजिए कि ये फर्स्ट पर्सन को शिप भाड़े पे देता है, तो वो किसी और को इसको भाड़े पे दे दिया, इसी वजह से उसने किसी और को नहीं दे पाया, तो अगर वो किसी और को देता तो वहां से तो उसको मिलता ना रेम्यूनरेशन, तो इसको देने की वजह से जो है उसका जो वहां का रेम्यूनरेशन लॉस हुआ है वो ये फर्स्ट पर्सन से वसूल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये डैमेजेस वगैरह ले सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। ओके, सो यहाँ हम बात करें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की जहाँ पर जो है टाइम एसेंशियल है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम में जो है वो परफॉर्मेंस करना एसेंशियल है, और आप अगर उस टाइम में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर थोड़े टाइम की भी देरी होती है तो पूरा स्टॉक का प्राइसेस ही इधर उधर हो जाता है। सो वहाँ वैसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने थोड़ा सा भी देरी किया परफॉर्मेंस करने में, तो उस केस में जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। मतलब आप क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो जो सेकेंड पर्सन है उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है अगर फर्स्ट पर्सन ने जो है देरी कर दी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में। सेकेंड केस क्या है, अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे टाइम एसेंशियल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, टाइम एसेंशियल नहीं है वैसे कॉन्ट्रैक्ट में ना कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, मतलब सामने वाले को जो है कॉन्ट्रैक्ट की जो है डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट जो भी परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हाँ भले वो चाहे तो वो कॉम्पनसेशन यहाँ पे ले सकता है। एंड एक केस ऐसा है, मान लीजिए कि जहाँ पे टाइम बहुत एसेंशियल था, लेकिन आपने क्या किया कि ठीक है टाइम एसेंशियल है तो भी आपने किसी और टाइम पे जो है अलाउ कर दिया कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस। तो अगर आपने किसी और टाइम में कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस अलाउ की है तो उस केस में जो है आपको भी जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो फुलफिल करना था वो भी आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी से जो है गोल्ड खरीदा, सो गोल्ड की वैल्यू भी बहुत फ्लक्चुएट होती है, तो अगर मान लीजिए कि किसी ने जो है 5 दिन बाद आपको डिलीवरी दी, जिस डे को डिलीवरी देना था उसके 5 दिन बाद आपको डिलीवरी देने के लिए आपको ऑफर किया, और आपने जो है बोला हाँ ठीक है मैं लेट से डिलीवरी लेने के लिए रेडी हूँ, तो इस केस में आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तूने मेरे को लेट से डिलीवरी दिया है तो मैं आपको कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा। उस केस में आप अगर आपने डिलीवरी ली है लेट से तो आपको यहाँ पे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, और आप जो है कोई भी डैमेजेस जो है सामने वाले से क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ एक केस है जहाँ पे आप जो इस केस में भी जो है डैमेज क्लेम कर सकते हो, वो केस क्या है कि जब आपने उसको स्पेसिफिकली बोल के रखा था कि अगर तुम जो है डिलीवरी करने में लेट करोगे तो मैं तुमसे अलग से जो है डैमेजेस क्लेम करूंगा, तो अगर आपने स्पेसिफिकली ये बोल के रखा था उस केस में जो है आप सामने वाले से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। सो ये पॉइंट हो गया क्या, वेयर टाइम इज एसेंशियल टाइम इज नॉट एसेंशियल, और जहाँ पे टाइम एसेंशियल है लेकिन आप लेट डेट में भी डिलीवरी लेने के लिए रेडी है। So the next point is agreement to do impossible acts. So impossible acts क्या होते हैं, जो acts को करना जो है possible ही ना हो। इसमें ना 2 टाइप की impossibility होती है, एक होती है initial impossibility और सेकेंड होती है subsequent impossibility। So initial impossibility क्या होती है कि भाई स्टार्टिंग से ही पता है कि वो एक्ट पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल कोई अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करे आपके साथ कि मैं आपको जादू से जो है खजाना निकाल के दिखाऊंगा, तो ये जो है एक्ट जो है स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल है। और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है कि वो एक्ट पहले तो इम्पॉसिबल था बट बाद में जो है वो एक्ट इम्पॉसिबल हो गया। सो इन बोथ काइंड्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी जो भी एग्रीमेंट हुई है वो हमेशा वॉइड हो जाएगी, ठीक है। सो जो भी एग्रीमेंट हुई है वो वॉइड हो जाएगी। और इसमें एक केस है, मतलब अगर मान लीजिए कि प्रॉमिसर को पता है, ठीक है, कि ये इम्पॉसिबल एक्ट है और प्रॉमिसी को भी पता है कि ये इम्पॉसिबल एक्ट हो गया है, जैसे कि मैं आपको जादू से खजाना निकाल के दिखाऊंगी, तो ये दोनों को पता है कि ये इम्पॉसिबल एक्ट है, तो इसमें तो कोई भी किसी से जो है डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। बट मान लीजिए कि एक ऐसा केस है कि प्रॉमिसर को पता है कि वो इम्पॉसिबल एक्ट है बट प्रॉमिसी को नहीं पता कि वो इम्पॉसिबल एक्ट है, तो इस केस में जो है अगर फ्यूचर में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली हो नहीं पाएगा क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, तो प्रॉमिसी चाहे तो वो प्रॉमिसर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो ही जाएगा और प्रॉमिसी डैमेजेस क्लेम कर लेगा। So next point is reciprocal promise to do certain things that are legal and also some other things that are illegal, ठीक है। मतलब आपने रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया है कि कुछ चीज़ें करने के लिए आपने प्रॉमिस किया है कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ करूँगी जिसमें से कुछ पार्ट तो होगा लीगल और कुछ पार्ट होगा इलीगल। इसका एग्जाम्पल है
कि अगर मान लीजिए कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ना ए जो है बी से उसका जो है घर रेंट में लेता है, तो बी जो है उसको घर रेंट में देने के लिए रेडी है, तो वो घर रेंट में उसको देता है 5,000 पर मंथ की रेट में। बट बी बोलता है कि अगर तुमने ये घर को जो है मतलब मे बी प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के लिए यूज़ किया, तो आपको जो है एडिशनली मेरे को 10,000 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 5,000 आप जो दे रहे हो घर को रेंट में लेने के लिए, वो तो लीगल चीज़ है, लेकिन जो रिमेनिंग 10,000 है वो जो प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा दे रहा है, तो वो अमाउंट जो है क्या हो जाएगा, इलीगल। तो इसमें पार्ट कंसिडरेशन तो लीगल है बिकॉज वो लीगल चीज़ों के लिए दी जा रही है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट जो इलीगल चीज़ों के लिए दी जा रही है वो इलीगल कंसिडरेशन होगी। ओके, उसके बाद है लास्ट पॉइंट, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। इसमें क्या हो रहा है ना, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल में कि मान लीजिए कि मैं ना आपसे ना कुछ सामान खरीद रही हूँ, ठीक है, तो आपने मतलब बोला कि ठीक है मैं इसके बदले या तो आपको 100 किलो चावल दूंगा या फिर ना मैं आपको जो है उसके बदले उतने ही अमाउंट का ड्रग्स दे दूंगा। तो अगर जितना चावल से रिलेटेड जितना अगर आपने वो किया है प्रॉमिस कि मैं आपको चावल दूंगा, उसके लिए तो वो लीगल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चावल ना दे के कंसिडरेशन में आप अगर ड्रग्स दे रहे हैं, तो उस केस में जो है उतने पार्ट के लिए जो वो क्या हो जाएगा, इलीगल। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस से रिलेटेड 8 पॉइंट्स हैं, वो 8 पॉइंट्स में क्या होने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे पॉइंट एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। सो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स में क्या होगा वो देखते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। सो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स में क्या होता है, इसको ना एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि यहाँ पे ना मान लीजिए कि 2 पर्सन है ए एंड बी, ठीक है, तो ए जो है ना यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे लोन्स जो है मतलब 3-4 लोन्स जो है बी को दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो अब बी क्या करता है, उन लोन्स के रिस्पेक्ट में जो है ए को जो है पेमेंट करना स्टार्ट करता है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो पेमेंट करेगा तो ये किस लोन के अगेंस्ट इस पेमेंट को एडजस्ट किया जाए, मतलब क्या फर्स्ट लोन के अगेंस्ट इस पेमेंट को एडजस्ट करना है या फिर सेकंड लोन के अगेंस्ट या फिर थर्ड लोन के अगेंस्ट। तो जिस भी लोन के अगेंस्ट पेमेंट करना है उससे रिलेटेड हम रूल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के केस में, जो पहला वाला केस है उसमें क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो लोन दे मतलब जो बी जो लोन रिपे करने वाला है वो स्पेसिफिकली बता रहा है कि मैं ये जो रिपेमेंट कर रहा हूँ ये लोन नंबर 2 के रिस्पेक्ट में है। मतलब अगर मान लीजिए लोन नंबर 1 जो है 5 लाख का है, लोन नंबर 2 10 लाख का है, लोन नंबर 3 जो है वो है 15 लाख का। तो ये क्या बोल रहा है कि मैं जो है ये मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ रिपे कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि मैं जो 2 लाख रुपए रिपे कर रहा हूँ ये लोन नंबर 2 के लिए रिपे कर रहा हूँ। तो उस केस में जो है वो लोन नंबर 2 से एडजस्ट हो जाएगा और जो लाइबिलिटी जो बचेगी वो कितनी रहेगी, 5 लाख, और 10 लाख में से 2 लाख घटा तो 8 लाख, और बचा क्या थर्ड लोन का 15 लाख, ठीक है। तो फर्स्ट केस में इसने स्पेसिफिकली बताया है कि कौन से लोन के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। सेकंड केस क्या है कि ये जो पर्सन है बी, इसने स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि कौन से लोन के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है ए जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी वो लोन के अगेंस्ट चाहे तो वो लोन के अगेंस्ट जो है वो लाइबिलिटी को जो भी पेमेंट है उसको एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। वो चाहे फर्स्ट लोन के अगेंस्ट करे या सेकंड लोन के अगेंस्ट या थर्ड लोन के अगेंस्ट, किसी भी लोन के अगेंस्ट कर सकता है। लेकिन उसको इस चीज़ का याद रखना है कि वो एडजस्टमेंट सिर्फ लॉफुल लोन्स के अगेंस्ट ही हो सकती है। जो अनलॉफुल लोन्स अगर मान लीजिए इसने इसको दिया होगा कभी भी, तो उस लोन के अगेंस्ट जो है ये पेमेंट को एडजस्ट नहीं कर सकता। एंड लास्ट केस क्या है कि ना बी ने बताया कि कौन से लोन के लिए वो पेमेंट कर रहा है और ना ए अपने मन से अप्रोप्रिएट कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी लोन पहले दिया गया था उसके अगेंस्ट वो पेमेंट एडजस्ट होगी। जैसे यहाँ पे पहले लोन नंबर जो 1 था वो 5 लाख रुपीज़ का था, तो 5 लाख के अगेंस्ट जो है ये 2 लाख की पेमेंट एडजस्ट होगी, ठीक है। सो ये हो गया एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में 3 केसेस हैं। एक में जो है बी ने बताया है कि कौन से लोन के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। सेकंड केस ए अपने मन के अकॉर्डिंग जो है जो भी लोन के अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहता है उसके अगेंस्ट एडजस्ट करेगा। एंड सी में क्या हो रहा है, ना बी ने बताया है और ना ए बता रहा है। तो उस केस में जो भी टाइम ऑफ ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, मतलब जो भी ऑर्डर रहेगा सबसे पहला जो भी लोन दिया रहेगा उसके अगेंस्ट जो है पेमेंट एडजस्ट होगी। इसके बाद हम देखने वाले हैं व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड्स नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। मतलब ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनको आपको परफॉर्मेंस करना ही नहीं पड़ेगा। हम सबसे पहले अभी तक देखते हुए आ रहे हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, किसका ऑब्लिगेशन है परफॉर्म करने का, कब परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है। बट अब हम कौन से केसेस देख रहे हैं जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है। सो वैसे कौन कौन से केसेस हैं? सबसे पहला केस जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसिशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें 3 वर्ड्स यूज हुए हैं, नोवेशन, रेसिशन एंड ऑल्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। नोवेशन का अपन एग्जांपल देख रहे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में हो रहा है। ए बी को बोलता है कि मैं तुमको जो है 1 लाख रुपीज दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो है ना नहीं दे पा रहा है वो पैसा 1 लाख। तो अब यहाँ पे ना इन लोग क्या कर रहे हैं पता है, यहाँ पे एक थर्ड पर्सन आ गया सी। तो सी क्या बोलता है कि ये जो तुम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना उसको कैंसिल करो, ठीक है, उसको क्या करो, खत्म करो। और अब मैं जो हूँ, सी जो है वो बी को 1 लाख रुपए देगा, ठीक है। तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो हो गया कैंसिल, वो हो गया रिसाइंड। जो रेसिशन जो सेकंड पॉइंट है ना वो इसी से रिलेटेड है। रेसिशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना। तो ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो यहाँ पे हो गया रिसाइंड, और यहाँ पे जो सी का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो अब सी देगा बी को 1 लाख रुपीज। तो ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो बना है इसको हम बोलते हैं नोवेशन, ठीक है। तो नोवेशन क्या है? जैसे इनोवेशन वर्ड हमने सुना हुआ था, इनोवेशन मतलब कुछ चीज नया आना, तो ये उसी से रिलेटेड है नोवेशन। तो नोवेशन में क्या होता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है और उसके प्लेस में नया कॉन्ट्रैक्ट आता है। और रेसिशन, जो रेसिशन सेकंड पॉइंट है उसमें क्या होता है, रेसिशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, बस वहां तक की बात की गई है। मतलब ए पहले बी को 1 लाख देने वाला था, अब ए बी को 1 लाख रुपए नहीं देगा, तो ये जो खत्म हुआ दैट इज रेसिशन। और थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन के केस में क्या होता है ना कि मतलब ऑल्ट्रेशन जो है थोड़ा थोड़ा नोवेशन के जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नोवेशन में क्या होता है ना कि आपको जो है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता है खत्म होता है और नया कॉन्ट्रैक्ट आता है। जबकि ऑल्ट्रेशन के केस में ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज हो, यहाँ पे थोड़े बहुत टर्म्स चेंज हो सकते हैं। जैसे कि पहले 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में कि आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पे जो है वहां पे मे भी टर्म्स होगा कि जो 1 लाख जो है आपको रीपेमेंट जो है करना है मुझे 1 ईयर में, ठीक है। तो वो ऑल्ट्रेशन के केस में क्या हो सकता है कि आपको जो है यहाँ पे 1 लाख तो दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का रहेगा, लेकिन रीपेमेंट शेड्यूल में भी चेंज कर दे। तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ना कैंसिल करते हुए उसमें थोड़ा बहुत जो चेंजेस करते हैं वो आता है ऑल्ट्रेशन में। और नोवेशन में ना ऐसा भी हो सकता है कि जो भी पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे पहले ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो अब ए और बी की जगह बी और सी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रही है। बट ऑल्ट्रेशन के केस में हमेशा पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट सेम रहती है। मतलब ऑल्ट्रेशन में आप जो थोड़ा बहुत जो अपन चेंजेस इन टर्म्स करते हैं वो होता है ऑल्ट्रेशन। ओके, सो 3 पॉइंट्स हमने देखा, एक है नोवेशन, एक है रेसिशन एंड एक है ऑल्ट्रेशन। तो अगर नोवेशन हो गया तो आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, रेसिशन हो गया तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और ऑल्ट्रेशन भी हो गया तो जो ऑल्ट्रेशन के पहले का कॉन्ट्रैक्ट था वो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सेकंड केस देखने वाले हैं हम, जहाँ पे जो है आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। सो सेकंड केस क्या है, प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। मतलब क्या हो रहा है कि मैंने आपसे जो है कभी मान लीजिए 1 लाख का जो है सामान लिया होगा, ठीक है, और मैं आपको पेमेंट कर ही नहीं रही हूँ। तो जो सामने वाला जो पर्सन है वो एग्जाम्पल मेरा रिलेटिव है, ठीक है, तो अब मैं उसको पेमेंट ही नहीं कर रही हूँ, तो वो थक गया है मेरे से पैसा मांगते मांगते, तो अब वो क्या कर देगा, रेमिट कर देगा। रेमिट मतलब बोल देगा चलो ठीक है मत दो पैसा। तो अगर वो ऐसा बोल दिया कि चलो ठीक है परफॉर्मेंस मत करो, पैसा मत दो, तो अगर वो खुद से बोल रहा है तो उस केस में भी मेरे को परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे उसको उसका पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड केस कौन सा है जहाँ पे हमको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया है जो वॉइडेबल है, ठीक है, मतलब वैलिड भी हो सकता है, वो वॉइड भी हो सकता है। सो जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और वॉइड दोनों हो सकता है। जैसे इसमें एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको इंश्योरेंस दे दिया, ठीक है, सब ठीक चला, लेकिन बाद में उसको पता है, उसको कंपनी को ऐसा लगता है कि आपने गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स देके जो है इंश्योरेंस ले लिया, तो अब वो क्या करेगा, अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसके एंड में वॉइडेबल हो जाएगा। तो वो चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ट्रीट करवा सकता है, लेकिन वो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ट्रीट कराया तो उसको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी उसने उस प्रीमियम का पैसा लिया था मेरे से, ठीक है, वो प्रीमियम का पैसा उसको रीपे करना पड़ेगा। मतलब जो भी उसने बेनिफिट्स लिया था वो बेनिफिट्स को वापस देगा और वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ट्रीट कर देगा, और इंश्योरेंस कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट आगे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड एक और केस लास्ट वाला है,
जहाँ पे परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है वो है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन्स हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड मतलब क्या, मतलब ऐसा कोई केस था जहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। अब वॉइड डिक्लेयर हो चुका है लेकिन उसके पहले जो है किसी पर्सन को एडवांटेज मिल चुका है। तो जो जिस पर्सन, ये ऊपर वाले केस के जैसा है जहाँ पे वॉइड डिक्लेयर हो गया लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम मिल गया था तो प्रीमियम रीपे करना पड़ा। वैसे यहाँ पे भी अगर वॉइड डिक्लेयर हो चुका है कोई एग्रीमेंट तो उस केस में जो भी बेनिफिट जिसको मिला है वो बेनिफिट आपको वापस देना पड़ेगा। और वॉइड डिक्लेयर हुआ है तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन। ये जो है ना कम्युनिकेशन ऑफ रेसिशन में क्या दिया है ना, मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसाइंड हो चुका है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है उसको जो है सामने वाली पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन करना यहाँ पे उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। यहाँ पे ना वो वाला केस जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, वहाँ पे क्या था कि अगर मान लीजिए कि आप जैसे दो लोग कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, प्लम्बर वाला जो केस था कि आप मेरे को आके प्लम्बिंग वाली सर्विसेज दीजिए लेकिन मैं आपको रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रही हूँ परफॉर्मेंस करने के लिए, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आप परफॉर्मेंस करो। तो उस केस में आपके पास ये पावर है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दो, ठीक है, अवॉइड कर दो वो कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो यहाँ पे भी वही लिखा है कि अगर आपने मतलब सामने वाला आपको रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहा है परफॉर्म करने के लिए तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो और परफॉर्मेंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे केसेस देखे जहाँ पे परफॉर्मेंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि नोवेशन देखा, ऑल्ट्रेशन देखा, रेसिशन देखा। फिर हमने देखा कि प्रॉमिसी ने ही वेव कर दिया कि आपको परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने क्या देखा, एक पॉइंट हमने देखा कि कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में जो है अगर वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर देता है तो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर मान लीजिए एक स्पेसिफिकली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल रहा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी जो है आप जो एडवांटेज अगर रिसीव कर दियो तो एडवांटेज वापस दे दो और आपको परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने देखा कि जो भी आपने अगर रेसिशन वगैरह किया है तो उसको आप प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कीजिए कि हाँ हमने रेसिशन कर दिया है। और एक पॉइंट हमने देखा था कि अगर आप सामने वाले पार्टी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो परफॉर्मेंस करने के लिए तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो परफॉर्मेंस करेगा। ओके, सो अब इसके बाद जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमने देखने वाले हैं, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज कब होता है, जैसे परफॉर्मेंस हो गई, ठीक है, दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको जो है 5 lakhs में जो है कार सप्लाई करूंगी और आपने बोला ठीक है मैं उससे बदले 5 lakhs दूंगा। तो यहाँ पे अगर दोनों ने परफॉर्मेंस कर दिए तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप हो जाएगा क्या, डिस्चार्ज। सो फर्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस करके आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट करके मतलब ना मान लीजिए कि यहाँ पे कौन कौन से वही पार्ट आएंगे जो नोवेशन, रेसिशन और ऑल्ट्रेशन, कि हम लोग आपस में बैठे और बोल दिए भाई ये कॉन्ट्रैक्ट अब हम परफॉर्म नहीं कर सकते, या फिर हम परफॉर्म करेंगे लेकिन हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर देंगे, जो ऑल्ट्रेशन में होता है टर्म्स एंड कंडीशन चेंज, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा रिप्लेस कर देंगे जैसे नोवेशन में होता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम म्यूचुअल एग्रीमेंट से जो है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं तो हम मान लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है डिस्चार्ज और अब जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसको परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब क्या, पहले वो जब मे बी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो पॉसिबल हो, ठीक है, बाद में इम्पॉसिबल हो गया हो तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ गई है, तो उस केस में भी जो है आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के केस में परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्यों हो सकती है, 4 रीज़न की वजह से, ठीक है। पहला रीज़न है एन अनफोर्सिन चेंज इन लॉ। मतलब पहले लॉ वो सब टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ करता था लेकिन अब लॉ जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं करता है। या फिर सेकंड केस क्या है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एसेंशियल फॉर द परफॉर्मेंस। मतलब मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट मैटर था वो परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी था लेकिन अब वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टेंस में ही नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से,
तो उस केस में भी आप जो है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ गई, तो यहाँ पे भी आपको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स विच वॉज नेचुरली कॉन्टेम्पलेटेड फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सम पर्सनल इनकेपेसिटी लाइक डेंजरस मैलेडी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, पेंटर। तो अभी हमने पेंटर का पहले भी एग्जांपल ले चुके हैं कि मतलब ऐसा केसेस जहाँ पे आपकी पर्सनल प्रेजेंस की ज़रूरत है, पर्सनल स्किल की ज़रूरत है। तो अगर वो खुद पेंटर की ही डेथ हो जाए तो वो ऑब्वियसली पेंटिंग तो बना नहीं पाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा ये परफॉर्मेंस करना, तो वो भी यहाँ पे फॉल करेगा। ठीक है, एंड लास्ट है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। सो अगर वॉर चल रहा है तो ऑब्वियसली हम किसी को जो है फोर्स नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो अभी। सो वॉर चलने के टाइम भी क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द केसेस जहाँ पे जो है परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए। सो 4 केसेस है जहाँ पे परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहला केस क्या है, जहाँ पे लॉ में चेंजेस आ गए, मान लीजिए कोई लॉ में चेंजेस आ गए, या फिर सेकंड क्या हुआ, जो भी सब्जेक्ट मैटर था वही डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर थर्ड क्या हुआ कि अब भाई मतलब जो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए थी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि जो भी बनाने के लिए जो व्यक्ति की ज़रूरत थी वो एग्जिस्टेंस में नहीं है अब। फिर लास्ट है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। सो ये सब केस में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगा आपका। फिर है फोर्थ केस जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होगा बताया गया है। सबसे पहला केस हमने देखा था डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, फिर सेकेंड हमने देखा था म्यूचुअल एग्रीमेंट जिसमें नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसिशन देखा, फिर थर्ड जो हमने देखा वो क्या देखा था हमने, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, और फोर्थ जो है दैट इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर टाइम चले गया है, ठीक है, मतलब मान लीजिए कि जैसे कि ना अगर कोई पर्टिकुलर ऐसे लिमिटेशन एक्ट में ना ऐसे रूल्स है कि ये पेमेंट अगर इतने पर्टिकुलर टाइम में नहीं की गई तो बाद में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर डिस्चार्ज ऑफ टाइम की वजह से जो है अगर आपका परफॉर्मेंस करने से आपको छूट मिल गई है तो उस केस में भी आपको परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ ही बोल रहा है कि अब आप परफॉर्मेंस मत करो। ठीक है, लॉ चेंज हो गया या किसी भी वजह से जो है लॉ बोलता है कि अब परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, इंसॉल्वेंसी के केस में जो है कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है तो उस केस में हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, तो ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ भी आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। फिर उसके बाद है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो एक ये है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में एंटर हुआ था। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने एक सेपरेटली देखा था कि अगर व्हाट आर द केसेस जहाँ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना जाता है, तो अगर वैसे भी ब्रीच हो गया तो उस केस में भी आपको परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस, तो ये वाला पॉइंट हम उसमें भी देखें अभी जस्ट ऊपर, जहाँ पे आपको जो है परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ परफॉर्मेंस अगर आप नहीं कर रहे हो मतलब मान लिया जाएगा कि आप डिस्चार्ज हो चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इफेक्ट्स ऑफ निगलेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। ये भी पॉइंट ऊपर देखा था कि जहाँ आपको जो है वो पर्सन जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहा है, रीजनेबल फैसिलिटी ही नहीं दे रहा है परफॉर्मेंस करने के लिए, जैसे प्लम्बर के केस में, तो वहाँ भी परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है लास्ट है मर्जर ऑफ राइट्स। ये मर्जर ऑफ राइट्स थोड़ा ना डिफरेंट है, और इसमें क्या है कि ना मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कोई लैंड के ना ओनर है, ठीक है, सॉरी लैंड का कोई ओनर है और आप क्या है उसमें रेंट में है उस लैंड में। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है ना, जब आप रेंट में हैं तो आपके पास उस लैंड से रिलेटेड इंफीरियर राइट्स है और जो ओनर है उसके पास क्या है सुपीरियर राइट्स। ठीक है, तो आपको जो है हर महीने के महीने आपको जो है ये जो ओनर ऑफ द रेंट है उसको रेंट देना होता है। लेकिन क्या होता है ना, आप वो रेंट वाले जो लैंड है वो आप खरीद लेते हो, मतलब पहले आपके पास इंफीरियर राइट था और किसी ओनर के पास सुपीरियर, अब आप क्या कर रहे हो वही लैंड को खरीद ले रहे हो, तो अब जो सुपीरियर राइट्स है वो भी आपके पास आ गए, तो अब आपको रेंट देने की तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बिकॉज आपके राइट्स का मर्जर हो चुका है, दोनों राइट्स अब आपके पास आ चुके हैं, तो इस केस में भी आपको परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है, तो बोला जाएगा कि आप डिस्चार्ज हो चुके हैं। ठीक है, तो मर्जर ऑफ राइट्स में ये हुआ, और इससे रिलेटेड जो है ये जो लास्ट वाला पॉइंट हमने देखा उससे रिलेटेड एक मेमोरी टेक्निक है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जहाँ पे जो भी पॉइंट्स है ना जिसमें डिस्चार्ज वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्चार्ज वर्ड लिखा हुआ है, ऐसे 6 पॉइंट्स हैं जिसका मेमोरी टेक्निक है PM इज LLB। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, PM इज LLB।
ठीक है, जिसमें से जो है P स्टैंड्स फॉर व्हाट, P स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस। देन उसके बाद जो है M स्टैंड्स फॉर म्यूचुअल एग्रीमेंट, P स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस, M स्टैंड्स फॉर म्यूचुअल एग्रीमेंट, I जो है I स्टैंड्स फॉर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। फिर जो है L स्टैंड्स फॉर व्हाट, लैप्स ऑफ टाइम। फिर उसके बाद वाला L स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ, नेक्स्ट L स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड B स्टैंड्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो जो भी डिस्चार्ज वाले पॉइंट्स है दैट इज परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, या फिर डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, या फिर जो है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, या फिर डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, या फिर डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, या फिर डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मेमोरी टेक्निक बन गया है PM इज LLB। एंड रिमेनिंग पॉइंट वो तो ऊपर वाले हैं 2 पॉइंट्स, जहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही परफॉर्मेंस करने के लिए, या फिर जहाँ पे प्रॉमिस ही नहीं अपना राइट वेव कर दिया है कि भाई मत कर परफॉर्मेंस, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और लास्ट एक पॉइंट जो अलग से याद रखना है दैट इज मर्जर ऑफ राइट्स, जहाँ पे पहले आपके पास इंफीरियर राइट्स थे और किसी और के पास सुपीरियर, तो जब आपके पास सुपीरियर राइट्स आपके पास आ गए हैं और इंफीरियर भी आपके पास है तो वहाँ भी आप डिस्चार्ज हो जाएंगे परफॉर्मेंस से। सो ये यहाँ हमारा कंप्लीट होता है यूनिट नंबर 4th, और उसके बाद जो है हमारे 2 छोटे छोटे यूनिट बचे, यूनिट 5th एंड यूनिट 6th। सो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए। थैंक यू।